मित्रों नमस्कार। ज्योतिषीय चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अकेला ग्रह मानव जीवन में सब कुछ खराब कर सकता है। जैसा कि आजकल मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, तो इसमें सिर्फ एक ग्रह को एक एक जगह पे बिठा के और बहुत सारा भय फैलाया जाता है। तो मेरा तो शुरू से ही, जब से मैं जो अपने ज्योतिषीय प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा तो यही प्रयास रहता है कि जो मिथक हैं बहुत सारे, जिनसे लोगों को डराया जाता है, उनको तोड़ा जाए, उनके बारे में बताया जाए। तो मित्रों, आज इसी बात पे चर्चा होने वाली है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम अपनी चर्चा पे जाएं तो एक बात हम यह जानने की कोशिश कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जातक है जिसकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह उच्च के होके बैठ गए हैं, तो क्या उनके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का उस जातक को सामना नहीं करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों शुभ अशुभ होने से, उच्च नीच होने से परेशानी के नहीं आने का ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ज्योतिष में। तो ग्रह असर कैसे करते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कोई जातक है, उनकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह है जो बली होकर बैठा हुआ है केंद्र त्रिकोण में या किसी शुभ भाव में, तो वो जब उनके ऊपर कष्ट और परेशानियां आएंगी तो उस जातक का व्यवहार उस जातक से अलग होगा जिसके कुंडली में ग्रह नक्षत्र बुरे भाव में बैठे हुए हैं। जब ग्रह नक्षत्र अच्छे बैठते हैं और शुभ ग्रह बली हो जाते हैं, तो जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो उनका सामना करने का पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है। तो आदमी बिना डरे या कम डर के खतरों का सामना करके उनसे पार पा जाता है, और ऐसे लोगों की ही इस संसार में जय जयकार होती है। तो संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिलती है और जब जय जयकार होती है, तो वो शुभ ग्रहों का ही प्रभाव कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह कोई उच्च का होके बैठ गया है या कोई उच्च का ग्रह है तो हमेशा वो जीवन में कभी दुख आने ही नहीं देगा। दुख तो आते ही रहते हैं। बहुत से महापुरुषों के जीवन में दुख आए हैं। आप किसी भी महापुरुष, किसी भी महान नेता का आप जीवन देखेंगे तो पाएंगे कि उसको कभी जेल में बंद कर दिया जाता है, कभी वो उसे कोई यातना झेलनी पड़ जाती है, लेकिन अंतोगत्वा उसकी जय जयकार होती है। तो यही होता है शुभ ग्रहों का प्रभाव। और जो पाप ग्रहों का प्रभाव होता है वो इससे अलग होता है। उसमें अगर कष्ट आता है तो फिर अपमान देकर चला जाता है। तो इन दोनों का इस तरीके से फर्क समझने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, हम अपनी मूल चर्चा पे वापस आते हैं कि अकेला ग्रह का क्या प्रभाव होता है। जैसा कि आजकल ज्योतिषीय कार्यक्रमों में बहुत बताया जाता है कि ये ग्रह यहाँ बैठ गया, 10वें भाव में बैठ गया, 11वें भाव में बैठ गया, तो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। मैंने बहुत बार सुना है, जैसे ही शनि को 7वें भाव में देखा तो तुरंत ही बीबी को ही मार दिया कि इस जातक की बीबी, पत्नी जो है वो मर सकती है। जैसे ही राहु और चंद्रमा को एक भाव में देखा तो कुछ अनर्गल बात कर दी। तो मित्रों, ऐसा है कि ज्योतिष की किताब पढ़ के खाली प्रिडिक्शन कर देना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो ज्योतिष की किताबें हैं ना, उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है ना, वो अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा है। उसमें जो फल बताए गए हैं वो एकदम वो फल हैं जो उस समय मिलते हैं जब और सारे के सारे ग्रह
ये मान लिए जा कि आकाश में है ही नहीं, केवल उसी भाव की बात हो रही है, तब वैसा फल मिलता है। वो फल की पराकाष्ठा की बात करने लगते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ज्योतिष की किताबों में इस तरीके से लिखा गया, लेकिन हमें हर समय ये मान के चलना है कि और भी बहुत सारे ग्रह, राशियां और नक्षत्र हर समय अंतरिक्ष में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो उन सबको का तारतम्य बैठाकर ही फल कहना चाहिए। तो अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यदा कदा ऐसा हो सकता है कि शनि बैठ जाए सप्तम भाव में और साथ में वहाँ पे राहु की भी युति हो जाए और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और राशि और नक्षत्र भी खराब हों, तब ऐसी अवस्था में संभव है कि पत्नी की मृत्यु हो सकती है। परंतु अगर शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और वो बृहस्पति से दृष्ट हो गया, तो सप्तम भाव में जो बैठा हुआ शनि होता है वो तो इंसान को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। शुरू में थोड़ा सा कष्ट वगैरह देता है, थोड़ा मैरिज में लेट करवा देता है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना भी लेट नहीं करवा देता कि आदमी अंधेड़ हो जाए। मतलब 30 साल के आसपास अमूमन देखा जाता है कि शादी हो जाती है। और अगर बृहस्पति द्वारा दृष्ट है शनि तो आकस्मिक धन के योग भी बनाता है और बहुत हाई राइज देता है, क्योंकि सप्तमें भाव में बैठा हुआ जो शनि है वो दिग्बली है। तो दिग्बली शनि अगर किसी को मिल गया, वो भी पब्लिक रिलेशंस के भाव में, मैरिज के भाव में, जो हम डे टू डे बिजनेस करते हैं उस भाव में, तो वो राइज स्लो होती है लेकिन राइज करता है जातक। तो जितना ही शुभ प्रभाव होगा तो उतना ही राइज होता रहेगा। और मित्रों एक बात और समझ लीजिए, एक थंब रूल आपको बता रहा हूं, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी भी कुंडली में केंद्र भाव के स्वामी या त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाते हैं, तो अकेला ग्रह ही इतना समर्थ हो जाता है कि वो जातक को एक ऐसा जीवन दे देता है जिसमें जातक जी खा लेता है और अपना भरण पोषण कर लेता है, अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में समर्थ होता है। अगर केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, यानी कि पहला लग्न भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, पंचम भाव और 9वां भाव के अगर स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ही कहीं बैठ जाते हैं तो मानव को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो अपना भरण पोषण कर ले। और उसके बाद बात आती है योगों की। अब आपको ये देखना है कि कहाँ युति और कौन से योग बने हुए हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी कहीं भी युति करके बैठ जाते हैं, विशेषकर अगर वो केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाते हैं युति करके, तो वो अति शुभ फल देने लगते हैं। इसी प्रकार अगर वो परस्पर दृष्टि संबंध बना लेते हैं, मान लीजिए कि लग्न भाव सप्तम में बैठ गया, सप्तमेश जो है लग्नेश सप्तम में बैठ गया और सप्तमेश जाके बैठ गया लग्न भाव में, तो दोनों एक दूसरे को दृष्टि संबंध बना लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में, जो कि कर्क लग्न की कुंडली है, उसमें चंद्रमा सप्तम भाव में और शनि प्रथम भाव में बैठा हुआ है। दोनों में दृष्टि संबंध है, या दोनों एक दूसरे के राशि में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कह लीजिए। और उसका परिणाम आपने देखा ही कितना अच्छा रहा। बड़े परिवार में पैदा हुई और फिर राजनीति में आ गई, उसके बाद प्रधानमंत्री भी रहीं, 17 साल तक प्रधानमंत्री रहीं। तो इस तरीके का फल मिल जाता है।
तो जितने ही इस तरीके की योग और शुभ प्रभाव बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से उत्तरोत्तर शुभ फल भी बढ़ते चले जाएंगे। कि अगर संबंध, युति संबंध भी बना हुआ है, या परस्पर एक दूसरे के भाव में बैठ के एक दूसरे को देख भी रहे हैं, और कोई शुभ ग्रह और भी दृष्टि डाल दिया है, तो इसी तरीके से उत्तरोत्तर फल बढ़ते चले जाते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्रम में जिस राजयोग की, महान राजयोग की बात की गई है, तो उसमें यही बताया गया है कि नवम और दसम भाव के स्वामी अगर कहीं भी लग्न या केंद्र या त्रिकोण में युति संबंध बना लेते हैं, तो ये बहुत ही प्रबल राजयोग बना देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक के बाद एक चीज़ों को देखना चाहिए। किसी एक ग्रह को कहीं बैठा देख के किसी ने बुरा बता दिया, तो इससे घबराने की और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। इसी तरीके से मंगली को लेके डराते हैं कि मंगली है, तो अब ये कहते हैं कि स्पाउस मर जाता है, यानी कि जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में, अगर पत्नी की कुंडली में मंगली है और पति की कुंडली मंगली नहीं है, तो कहते हैं कि पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए, अगर पति के कुंडली मंगली है और पत्नी की कुंडली मंगली नहीं है, तो फिर कहते हैं कि पत्नी की डेथ हो जाएगी। तो मित्रों, मंगली कुंडली तब होती है कि जब मंगल प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठता है। अगर मंगल इन भाव में बैठ जाता है तो कुंडली मंगली हो जाती है। इसमें भी सप्तम भाव को सबसे प्रबल मंगली मानते हैं, सप्तम भाव में जब मंगल बैठ जाता है। लेकिन ये भी एक मिथ ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मंगल बैठा देखे नहीं और उसके बाद से उसके जीवन साथी को मरा हुआ समझ लिया। बहुत अशुभ फल तभी होता है कि अगर मंगल कुंडली में योग कारक नहीं है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है और मंगल सप्तम भाव में बैठ गया, और उस मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी भी शुभ प्रभाव में वो नहीं है, तो फिर एक बार को ऐसा हो सकता है। परंतु अगर मिथुन लग्न की ही कुंडली है और मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ गई, मान लीजिए बृहस्पति लग्न में बैठ गया है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, या शुक्र की दृष्टि पड़ गई, या लग्नेश की दृष्टि पड़ गई, तो फिर ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। और मित्रों, एक और भी जो नियम है कि यदि बृहस्पति या शुक्र दोनों में से कोई लग्न में या केंद्र में बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे दुर्योगों को, लगभग सभी दुर्योगों का अंत कर देते हैं। इसमें इतनी अधिक शक्ति है। खासकर विशेष तौर पर बृहस्पति के पास तो ऐसी शक्ति है कि बृहस्पति अगर अकेला ही केंद्र में बैठ जाता है, प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में, तो कुंडली के सारे दुर्योगों का अंत अकेले ही कर सकता है। यही हाल शुक्र का भी है। नंबर 2 पे शुक्र है। तो ये दोनों को जरूर देख लेना चाहिए कि बृहस्पति और शुक्र कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। एक जगह तो बृहस्पति बैठता ही है और 3 स्थानों पे दृष्टि डालता है। तो बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत सदृश हैं, अमृत की वर्षा कर देती हैं, वृद्धि कर देती हैं। अगर 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो धन की वृद्धि। और मित्रों, बृहस्पति और शुक्र के अलावा लग्नेश, अगर लग्नेश
लग्न में ही बैठ जाए तो चाहे सारे के सारे ग्रह नीच के हो, चाहे कोई भी दुर्योग बन जाए, वो ट्रेन के एक शक्तिशाली इंजन की तरह से सबको खींचता हुआ लेके चला जाएगा। क्योंकि वो जातक नैतिक रूप से, मानसिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से इतना मजबूत रहेगा कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना करके उससे पार पा जाएगा। तो ये मूलभूत कुछ सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हर जगह हमें देखना चाहिए। और मित्रों, पाप ग्रहों का भी ना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हर मानव सन्यासी नहीं है। गृहस्थ जीवन में या कर्म क्षेत्र में हमें हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। तो जैसा कि आचार्य चाणक्य की जो फिलॉसफी है, जो उनका दृष्टांत है, सठे साठ्यम समाचरेत, कि दुष्टों को अगर समाप्त करना है तो दुष्टता भी चाहिए। सज्जन लोगों को अगर डील करना है, सज्जन लोगों से अगर व्यवहार निभाना है तो इंसान उनके चरण पकड़ लेगा, उनको प्रणाम कर लेगा। लेकिन अगर दुष्टों से निपटना है तो फिर तो उनके लिए साम दाम दंड भेद और ज़रूरत पड़ने पे मार काट भी जरूरी है, पड़ जाती है। क्योंकि दुष्टता को आप अच्छाई से तो हरा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे पाप ग्रहों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि मंगल ही वो ग्रह है कि जो हमें शस्त्रधारी बनाकर और विजय दे सकता है। राहु ही वो ग्रह है जो हमें बहुत अच्छा गुप्तचर बना सकता है। तो ज़्यादातर देखने में आता है जो बहुत अच्छे स्तर के गुप्तचर होते हैं, उनका राहु अक्सर देखने में आता है 12वें भाव में बैठा हुआ। तो किसी भी अस्त्र शस्त्र हमारे पास सब होने चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे हमें उनका उपयोग करना, हर रंग हमारे अंदर होने चाहिए। तो अब ऐसा भी नहीं है कि कोई सज्जन आदमी है तो आप उसको उस तरीके से डील करना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई डाका डालने के लिए आ जाए तो हम लाठी भी ना चला पाएं। तो मित्रों, सिर्फ एक या दो ग्रह को देखकर कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वो उसकी 99% संभावना होती है कि वो गलत हो जाएगी। तो ग्रहों को हमेशा सम्मिलित रूप में ही लेना चाहिए, और इसके अलावा नक्षत्रों और राशियों को भी जरूर देख लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा, जिसमें हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।